जब आपने देखा था तो पोषण का काम वही था। तो अस्थि धातु की उत्पत्ति के लिए मेदस तथो अस्थि प्रजायते, तो ये चरक चिकित्सा 15/15। तो चरक चिकित्सा 15 क्या है, ग्रहणी चिकित्सा अध्याय। तो वहाँ पर चरक जी ने एकदम क्रिस्टल क्लियर बोला हुआ है कि मेद से अस्थि की उत्पत्ति होती है, बनता है। प्रजायते मतलब एक तरीके से प्रोजेनिक तरह हो गया, तो इसका बनने का ये वजह हो गया कि मेद की वजह से अस्थि बनेगा, तो अच्छी मेदो धातु होगी तभी अच्छी अस्थि धातु बन सकती है। यहाँ से ये भी समझने की कोशिश करिए। और सेम कोटेशन को या सेम श्लोक को अष्टांग हृदय शारीर स्थान में भी यही चीज़ कहा गया है, लेकिन अष्टांग हृदय का शारीर स्थान का 3rd चैप्टर जो है वहाँ पर हमारे चरक जी ने बात करा हुआ चिकित्सा स्थान में। तो कई बार इस तरह के रेफरेंसेस पूछे जाते हैं, खासकर AIPGT वगैरह भी इस तरह के क्वेश्चन आजकल बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। और इस बार के एग्जाम में बहुत सारे श्लोक को पूछा गया था कहाँ कहाँ का रेफरेंस है। उसी तरीके से सूत्र स्थान में दे रहा है मेदसो अस्थि जायते, तो वहाँ पर भी सेम और सारे चिकित्साकारों ने एक तरीके से बात करी है कि किससे किसकी उत्पत्ति होती है। तो धातुओं का जो उत्पत्ति क्रम होता है सीक्वेंस वाइज होता है। अब वहीं पर चरक चिकित्सा 15 में ही, चरक चिकित्सा 15 मतलब ग्रहणी चिकित्सा अध्याय में क्या कहा है चरक जी ने, तो पृथिव्य अग्नि अनिलादीनां संघात स्व उष्मणाकृत खरत्वम प्रकृत्य यस्य जायते अस्थि ततो निर्णाम। तो होता क्या है, अपनी उष्मा जो है मेद धातु की अपनी उष्मा जो होगी उसमें पृथ्वी मतलब पृथ्वी गुण आएगा, अग्नि आएगी और वायु, ये तीनों महाभूत लगेंगे। पृथ्वी गुण का मतलब गंध गुण उसका मेन होता है। तो पृथ्वी अग्नि और वायु आदि का संघात होकर के वह मेद जो है, क्योंकि मेद जो होती है, देखो शुरुआत की 2 धातुएं आपकी रस और रक्त क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में थी। तो मांस जो होता है पहला सॉलिड फॉर्म में होता है, इसीलिए उसको मांस या मान बोलते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। मेद भी आपकी थोड़ी सी सॉलिड है, लेकिन उस सॉलिडिफिकेशन में या उस सॉलिडिटी में और ज़्यादा सॉलिडिटी आ जाती है और खरत्व आ जाता है। उसी के लिए खर या कठोर वर्ड बोलते हैं कि वो जो मेद है वो खर हो जाता है। किसकी वजह से खर होगा, पृथ्वी अग्नि और वायु की वजह से खर हो जाएगा, तब वो जाकर अस्थि को प्राप्त हो जाएगा। मतलब वही सेम चीज़ है कि कैसे चेंज कर ले तो बन जाता है। जैसे आपका आटा ले लिया आपने, उसमें पानी डाल दिया, थोड़ा पानी डाला तो कैसा होता है, ज़्यादा डाल दिया तो कैसा होता है। तो ये कंसेप्ट है। अगर आप उसको गीला आटा हो गया मान लो, हालांकि आटे के केस में इस तरीके से रोटी नहीं बन पाती, लेकिन आप सोचो हलवा का एग्जांपल लो, तो अगर उसमें आग लगा देते हैं, मतलब वो नीचे से आग जा रही है, हवा भी है, सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो वो सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। तो आपका मेद में अगर मेद अस्थि में कन्वर्टेड होती है तो वहाँ पर 3 पंचमहाभूत जो हैं, पंचमहाभूतों में से 3 महाभूत आपके मेन काम करते हैं, दैट इज़ पृथ्वी अग्नि और वायु। और AIPGT वगैरह के जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बहुत क्रिस्टल क्लियर पूछता है। कई बार क्या होता है कि नहीं सही से हमें श्लोक याद होता है तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को गलत कराते हैं। अब वहीं पर सुश्रुत जी ने एक और क्या कहा है, मेद पुष्टम अस्थिना। तो मेद जो है वो अस्थि का पोषण करता है। तो अस्थि का पोषण किससे होगा, मेद से ही होगा, क्योंकि यहाँ जो सही बना हुआ है हमेशा आगे वाले को सब पोषण करते हैं। तो ये भी मैंने इसीलिए इस श्लोक की बात करी। अब नंबर की अगर बात कर लें अस्थि धातु के केस में, तो अस्थि धातु के केस में आपको याद है कि चरक जी ने सबसे ज़्यादा नंबर माने हैं, दैट इज 360 नंबर माने हैं। सुश्रुत जी ने कितने नंबर माने, 300 नंबर माने हैं। और मॉडर्न साइंस के हिसाब से अगर बोन का नंबर देखते हो तो 208 होता है। तो ये जो UG के बच्चे वगैरह जुड़े हैं, लेकिन कई बार इस तरह के बहुत हल्के क्वेश्चंस भी आपके AIPGT वगैरह एंट्रेंस एग्जामिनेशन वगैरह में पूछे जा